स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो हम आज देखेंगे कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत गाइस आपका जो है चौथा जो बचा था इसमें सूचकांकों द्वारा प्रश्नावली भरवाना। इससे पहले हमने पढ़े थे, आपका जो है बताया गया इसमें देखो है ना, स्थानीय संवाददाता द्वारा आंकड़ा एकत्र करें। जो संवाददाता होते हैं आंकड़ा एकत्र किया करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए सूचकों द्वारा प्रश्नावली जो है भरवाना होता है, जिसमें बोला गया है ना, प्राथमिक समंक एकत्रित करने की यह भी एक महत्वपूर्ण रीतियाँ हैं सूचकांकों द्वारा, है ना। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच से संबंधित प्रश्नावली तैयार की जाती है तथा उसे डाक के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के पास भेज दिया जाता है जिससे जांच का संबंध होता है। प्रश्नावली के साथ एक प्रार्थना पत्र भी भेजा जाता है जिसमें संक्षेप में जांच की आवश्यकता एवं उद्देश्य को बताते हैं, है ना। संबंधित व्यक्ति से सहयोग की अपेक्षा की जाती है तथा सूचकांकों को गुप्त रखने का आश्वासन भी दिया जाता है। जिससे हमको संपर्क मिलता है उससे क्या होता है, सहयोग की भावना बनी रहती है। जिसमें खोजकर्ता द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि प्रश्नावली को एक निश्चित समय में भरकर भेज दिया जाए, वहाँ पर है ना, जानकारी दिया जाए, उसको गोपनीयता बनाए रखें, है ना। अगला देखेंगे गुण, इसी के बारे में बताएं। इस रीति के गुण जो होता है सूचकांकों का, यह रीति उस दशा में उपयोगी है जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र इतना व्यापक हो कि व्यक्तिगत संपर्क संभव ना हो। दूसरा, इस रीति के द्वारा कम समय पर किंतु शीघ्रता से सूचनाएं एकत्र की जा सकती है। तीसरा देखेंगे, इस विधि में संबंधित व्यक्तियों द्वारा ही सूचना दी जाती है अतः अशुद्धि की संभावना कम रहती है यहाँ पर, है ना। इस विधि में समय तथा शक्ति की बचत हो जाती है सूचकांकों द्वारा, ना। दोष होता है इस विधि के द्वारा, प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। पहला, इस रीति का सबसे बड़ा दोष यह है कि अधिकांश व्यक्ति प्रश्नावली ही वापस नहीं करते, वहाँ पर देते नहीं। दूसरा है, प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं वे प्राय अपूर्ण या जटिल होते हैं, मतलब वो त्रुटिगत रहते हैं। तीसरा है, जोखिमकर्ता के स्वयं ना होने के कारण कभी कभी प्रश्न ठीक से समझाए नहीं जा सकते और ना ही सही उत्तर प्राप्त किया जा सकते हैं। चौथा देखेंगे, यदि सूचना देने वालों में पक्षपात की भावना हो तो निष्कर्ष गलत हो सकते हैं, ये ध्यान रखें। अगला देखेंगे, इस रीति से संबंधित सावधानियाँ। इस रीति का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों को अपनाना आवश्यक है। पहला, सूचना देने वाले की संभावना एवं सक्रिय सहयोग, मतलब जो सहयोग कर रहा है उनके लिए प्रश्न। दूसरा देखेंगे, प्रश्न कम सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा है, सूचना देने वालों को सरलतम भाषा के द्वारा समझाकर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए। चौथा देखेंगे, सूचना देने वालों में पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा, कम से कम समय में सूचना प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। अगला है पांचवा, प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरवाना। इस रीति के अंतर्गत प्रश्नावली तैयार कर प्रगणक संबंधित व्यक्ति के पास जाकर जो उत्तर भरते हैं, प्रगणकों के क्षेत्रों निर्धारित कर दिया जाते हैं कहाँ कहाँ जो रहते हैं तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ना। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सर्वेक्षण इसी रीति से किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय निर्देशन सर्वेक्षण संगठन NSSO। इस रीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रगणक की योग्यता क्या होनी चाहिए। अब इसके देखते हैं गुण जो बताया गया बच्चों यहाँ पर। इस रीति से विस्तृत क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जा सकता है, विस्तृत रूप में, बड़ा रूप में, है ना। दूसरा, सूचना देने वाले से व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण सर्वेक्षण की कई कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है, मतलब समझाया भी जा सकता है, सुलह किया भी जा सकता है इसमें। तीसरा है, योग्य प्रगणक से पक्षपात की संभावना नहीं रहती है ना, पक्षपात नहीं करेगा ऐसा करके। इस रीति से विश्वसनीय और शुद्धता समंकों को प्राप्त किया जा सकता है। दोष देखेंगे, इस रीति के प्रमुख दोष निम्नलिखित प्रगणकों द्वारा। इस रीति प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यह है कि अत्यधिक खर्चीला होता है इसमें लगाने का तथा इसे केवल सरकार द्वारा ही अपनाया जा सकता है। दूसरा, प्रगणकों में पक्षपात पूर्ण व्यवहार की संभावना बनी रहती है, मतलब पक्षपात हो सकता है। तीसरा है, प्रगणकों के प्रशिक्षण में काफ़ी खर्च व परेशानी होती है। चौथा देखेंगे, यदि प्रगणक अकुशल हो तो त्रुटि और अशुद्धता पैदा हो जाती है ना, ये ध्यान रखना। इसी रीति संबंधित सावधानियाँ बरतना चाहिए, इसमें बोला गया है। पहला, प्रगणक को व्यवहार कुशल होना चाहिए, मिलती जुलती होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से सहयोग रहना चाहिए। एक प्रश्नावली को भरकर प्रगणक को नमूने के रूप में दे दिया जाना चाहिए।
तीसरा है प्रश्न सरल, कम या स्पष्ट होना चाहिए। इसमें उत्तरों की पुष्टि की जांच के लिए प्रश्न पूछ लेना चाहिए। वहाँ पर प्रगणों को क्षेत्रीय समस्याओं को पूरा ज्ञान होना भी चाहिए। अब आते हैं अपन देखते हैं नेक्स्ट में प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या होता है। तो प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें प्रश्नों के उत्तर सूचांक स्वयं देता है वहाँ पर, जबकि अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्रगणों को सूचकों से पूछकर भरना पड़ता है। प्रश्नावली में प्रश्न आता है जिसमें उत्तर स्वयं का रहता है, लेकिन सूची वाले में प्रश्न जो है ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रगणों से पूछकर भरा जाता है, है ना। दूसरा देखेंगे प्रश्नावली को सूचकांकों के पास डाक द्वारा भेजकर आंकड़ों का संकलन किया जाता है, डाटा लिया, जबकि अनुसूची को अनुसंधानकर्ता को या प्रगणन को स्वयं सूचकों के पास जाकर भरना पड़ता है इसमें। तीसरा है प्रश्नावली में उत्तरों के लिए स्थान छोड़ना आवश्यक नहीं है, जबकि अनुसूची जो एक पत्र है में उत्तरों के लिए स्थान छोड़ना आवश्यक होता है। चौथा देखेंगे प्रश्नावलियों में टिप्पणियाँ देना आवश्यक हुई है ना, जिसके बारे में ताकि सूचकों को प्रश्न और उससे संबंधित अवधारणा को समझने में या समझाने में सहायता मिल सके, जबकि अनुसूची में इस प्रकार की टिप्पणी देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रगणों की ओर से सूचकों को प्राप्त सहायता मिल जाती है, क्योंकि उसको प्रगण द्वारा दूसरा जो है सर्वेक्षण बोला जाता है उसको भर दिया जाता है ना, इस प्रकार उसको तकलीफ नहीं होता है यहाँ पर बोला जाता है। अगला देखेंगे अच्छे प्रश्नावली की गुण क्या होना चाहिए। तो एक अच्छे प्रश्नावली के में निम्नलिखित गुण होना चाहिए आवश्यक है। पहला, प्रश्नों की संख्या कम, मतलब एक ऐसी अच्छी प्रश्नावली का पहला गुण यह होना चाहिए कि प्रश्नावली दिए गए प्रश्नों की संख्या यथासंभव कम हो। प्रश्नों की संख्या इसलिए कम होनी चाहिए जिससे सूचना देने वाले व्यक्ति उत्तर देते समय अपने आप में बोरियत महसूस ना करें, है ना। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की संख्या इतनी भी कम ना हो कि आवश्यक सूचना की प्राप्ति ना हो सके, मतलब जो सूचना हो उसमें प्राप्त ना हो सके, है ना। प्रश्न छोटे व स्पष्ट होना चाहिए, इसका कहना है। मतलब एक अच्छी प्रश्नावली का दूसरा गुण यह होना चाहिए कि प्रश्न छोटे व स्पष्ट हो, इससे सामान्य व्यक्ति भी प्रश्नावली को समझ सकता है। यदि प्रश्न लंबे, अस्पष्ट और कठिन हो तो इसे को समझाना कठिन हो जाएगा। अतः जो है समानतः प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना या एक अंक रूप में होना चाहिए। वर्जित प्रश्न, मतलब जो प्रश्न वहाँ पर होना नहीं चाहिए, वहाँ पर प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं करना चाहिए जिनके पूछने पर सूचना देने वालों को मस्तिष्क में विपरीत प्रभाव पड़े। ठीक है। चौथा, उचित स्थान। प्रश्नावली बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के सामने उत्तर लिखने के लिए उचित स्थान, जगह भी होना चाहिए, जिससे उत्तर देने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पांचवा देखेंगे उचित क्रम में, मतलब लाइनवार होना चाहिए। प्रश्नावली तैयार करते समय इस बात की ओर ध्यान भी देना चाहिए कि प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश किया जा रहा है वहाँ पर है वे उचित क्रम में हों। जैसे हमारे सामने दो प्रश्न है, क्या आप नौकरी करते हैं, दूसरा यदि हाँ तो आपका वेतन कितना है। यदि दोनों प्रश्न में से द्वितीय प्रश्नों को पहले पूछा जाए और प्रथम को बाद में पूछा जाए तो वह उचित क्रम नहीं होगा। छठवां देखेंगे निर्देश, मतलब शुद्ध जो है निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वालों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया जाए। जैसे यदि लंबाई संबंधी प्रश्न पूछा गया है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि लंबाई मीटरों में देनी है अथवा सेंटीमीटर में, इंच में, ये आपको प्रश्न होना चाहिए। अगला देखेंगे अनुसंधान संबंधित प्रश्न, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है खोज कीजिए। प्रश्नों में केवल उन्हीं प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए जो वास्तव में अनुसंधान कार्य से संबंधित, मतलब खोज कीजिए। जैसे यदि एक फैक्ट्री के श्रमिकों की मजदूरी संबंधी जांच करनी हो तो उनका दृष्टिकोण संबंधित प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं होता है। पूर्व प्रशिक्षण, मतलब प्रश्नों तैयार करने के पश्चात एक बार कुछ सूचकों पर विभिन्न प्रश्नों का पहले ही परिणाम या परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि कोई कमी या विशुद्धि होने पर आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके। तो नेक्स्ट टाइम चौथे भाग में देखेंगे बच्चों, वहाँ पर द्वितीय समूहों को संकलित करने की रीतियाँ। आज के बेटा गुड डे।